हेलो स्टूडेंट्स, अब इस एडवांस अकाउंटिंग में हम एक नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज़ के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि किस तरह अंशों का निर्गमन होता है, कंपनियां किस तरह बनती है, कंपनी में अंशों का निर्गमन होता है, हरण, पुनर्निर्गमन, ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया। अब आते हैं बात आपकी कि कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। इसमें देखिए कि जब किसी कंपनी को लगातार हानि होने के कारण उसकी हानियां बहुत ही बड़ी मात्रा में एकत्रित हो गई हों या कंपनी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हो या ओवर कैपिटलाइज्ड हो, तो पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि अगर कंपनी को लगातार हानि हो रही है कुछ सालों से, यह बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित हो गई हानियाँ, वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है, ओवर कैपिटलाइज्ड है, तो फिर पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। पुनर्निर्माण दो प्रकार का होता है, आंतरिक पुनर्निर्माण और बाह्य पुनर्निर्माण। आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसमें कंपनी का समापन नहीं होता है, कंपनी का अस्तित्व कायम रखते हुए केवल उसकी पूंजी संरचना में परिवर्तन किया जाता है। मतलब कंपनी समाप्त नहीं होती है, उसकी जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज किया जाता है। ये एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी को घाटे की स्थिति से निकालकर लाभ की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। एक होता है बाह्य पुनर्निर्माण, जिसको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसमें वर्तमान कंपनी का समापन हो जाता है तथा उसके स्थान पर उसके व्यापार को अधिग्रहित करने के लिए एक नई कंपनी की स्थापना हो जाती है। ये एकीकरण का ही एक रूप है। बाह्य पुनर्निर्माण में मतलब क्या होता है कि कंपनी समाप्त हो जाती है, वो जो अभी चल रही है वो तो, और एक नई कंपनी उसका रूप ले लेती है, तो ये वैसे तो एकीकरण का ही एक रूप है। अर्थात आंतरिक पुनर्निर्माण, अभी हम आंतरिक पुनर्निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं केवल, तो अर्थात आंतरिक पुनर्निर्माण कंपनी के समापन से बचने का एक विकल्प है। आंतरिक पुनर्निर्माण जो है वो कंपनी का समाप्त होने से बचाने के लिए एक विकल्प है। जिस प्रकार मनुष्य की बीमारी अत्यधिक बढ़ जाने के कारण उसका निदान एक ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन से ही संभव हो पाता है, ठीक उसी प्रकार से कंपनी के आर्थिक जीवन के संकट को पुनर्निर्माण द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अब देखिए इसमें आंतरिक पुनर्निर्माण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, अंश पूंजी में परिवर्तन करके। नंबर 2, अंश पूंजी में कमी करके। नंबर 3, कंपनी के सदस्यों, ऋणपत्रधारियों, लेनदारों के साथ अनुविन्यसन की योजना से। अनुविन्यसन का मतलब अरेंजमेंट्स। देखिए, या तो अंश पूंजी में परिवर्तन करके भी हो सकता है, अंश पूंजी में कमी करके भी हो सकता है, और जो कंपनी के सदस्य हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनके साथ में मीटिंग करके, उनके साथ में उन अरेंजमेंट करके भी हो सकता है। तो अब हम एक एक को पढ़ लेंगे कि अंश पूंजी में परिवर्तन करके किस तरह होता है। नंबर 1, अंश पूंजी में परिवर्तन। यदि पार्षद अंतर्नियम अनुमति देते हों तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 94 के अंतर्गत एक कंपनी ऐसा कर सकती है। क्या अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है? पहला तो क्वेश्चन यही आता है। तो हाँ, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसको अलाउ करते हैं तो वो कर सकती है। परिवर्तन साधारण सभा में भी पास होना चाहिए, और अंश पूंजी में परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। साधारण सभा में पास होगा और अंश पूंजी में जो परिवर्तन है वो इस प्रकार से किया जा सकता है। पहली बात, नए अंशों के निर्गमन द्वारा पूंजी में वृद्धि। नए अंशों के निर्गमन के द्वारा पूंजी में वृद्धि। देखिए, नए अंशों के निर्गमन द्वारा पूंजी में वृद्धि। यदि कंपनी अपनी संपूर्ण अधिकृत पूंजी को पहले से ही निर्गमित कर चुकी हो तो नए अंशों का निर्माण अधिकृत पूंजी को बढ़ाने से संभव होगा। जो अथोराइज शेयर कैपिटल है, मान लीजिए अगर वो अथोराइज शेयर कैपिटल में से जो इशू शेयर कैपिटल है वो थोड़ी अभी कम है, तब तो वो और इशूड कर देगी और अधिकृत तक ले जाएगी। लेकिन बात यह आती है कि यदि कंपनी अपनी संपूर्ण अथोराइज्ड अधिकृत पूंजी, अथोराइज शेयर कैपिटल को पहले से ही निर्गमित कर चुकी हो
तो फिर नए अंशों के निर्माण को अधिकृत पूंजी को बढ़ाने से ही संभव होगा कि नए अंशों का निर्माण तभी हो पाएगा जब आपको अथॉराइज शेयर कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। और अधिकृत पूंजी को बढ़ाने के लिए कंपनी के पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन करना होगा तथा ये सेबी की अनुमति भी लेनी होगी। सेबी क्या है आप जानते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपको अधिकृत पूंजी बढ़ानी है, शेयर कैपिटल बढ़ानी है अधिकृत, तो आपको सेबी से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। अब आता है नंबर 2, अंशों का समेकन, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदलना अंशों का समेकन कहलाता है। समेकन से कंपनी की कुल पूंजी में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन अंशों की संख्या कम हो जाती है। जैसे कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले में बदलना, कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदलना। जैसे 10-10 रुपये के, मान लीजिए जैसे 10-10 रुपये के 10,000 अंश हैं कंपनी के पास में अभी अब वो क्या करेगी, कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदलना। मान लीजिए 100 रुपये का एक अंश कर देगी और ये कर देगी 1,000। कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वही 1 लाख रुपया पहले थी, वही 1 लाख रुपया अब होगा, लेकिन इससे क्या होगा, अंशों की संख्या कम हो जाएगी। जो अंश 10,000 थे वो अब 1,000 ही रह जाएंगे। तो ये कहलाता है अंशों का समेकन, मतलब उनका डेनोमिनेशन चेंज कर देते हैं। जो डेनोमिनेशन ₹10 जो शेयर था वो हो जाएगा ₹100 और 10,000 की जगह अपने आप ही 1,000 हो जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल में चेंज करना नहीं। तो ये है कम मूल्य वाले अंशों का अधिक मूल्य में अंशों में बदलना। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल। ओल्ड डेनोमिनेशन वही ₹10, जैसे इस क्वेश्चन मैंने बताया आपको ये इलस्ट्रेशन, तो हम इसकी एंट्री हो जाएगी ₹10 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹100 शेयर कैपिटल। 10 वाला तो डेबिट हो गया, ख़त्म हो जाएगा, और 100 वाला नई शेयर कैपिटल चालू हो जाएगी। और इसका नरेशन लिख देंगे कि इतने शेयर्स ऑफ रुपीज़ इतना कंसोलिडेटेड एंड डिवाइडेड इनटू इतने शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ इतना, नए अंशों। फिर आता है अंशों का उपविभाजन। हम पढ़ रहे हैं अंश पूंजी में परिवर्तन करना। अंश पूंजी में परिवर्तन किस किस तरह हो सकता है, नंबर 1 नए अंशों के निर्गमन द्वारा पूंजी में वृद्धि, नंबर 2 अंशों का समेकन, नंबर 3 आता है अंशों का उपविभाजन, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। जो आपने समेकन पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट, उसमें कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदलना होता है, और इसमें अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में बदलकर उनका उपविभाजन कर दिया जाता है। जब अंश को कम मूल्य वाले अंशों में विभाजित किया जाता है, इसे अंशों का उपविभाजन कहते हैं। उपविभाजन कम मूल्य वाले, मान लीजिए जो मैंने ये इलस्ट्रेशन बताया था आपको, अगर उसको उल्टा कर दो आप, कि जो 100 रुपये के 1,000 अंश थे उनको 10 रुपये के 10,000 अंश कर दिए, तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड डेनोमिनेशन 100 रुपया है, तो वही सेम कि ओल्ड डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ये ओल्ड डेनोमिनेशन में आ जाएगा ₹100 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डेनोमिनेशन ₹10 शेयर कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगा, अंशों की संख्या बढ़ जाएगी, तो और उससे असर नरेशन हो जाएगी। फिर नंबर 4 है अंशों को स्टॉक में और स्टॉक को अंशों में बदलना। हम ये सब पढ़ रहे हैं पहली विधि अंश पूंजी में परिवर्तन, जिसमें अंशों को स्टॉक में, स्टॉक को अंशों में बदलना। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 94(1) में ये स्पष्ट व्यवस्था है कि पूर्ण प्रदत्त अंशों को स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है। पूर्ण प्रदत्त जो फुल्ली पेड अंश हैं शेयर कैपिटल, उनको स्टॉक में बदला जा सकता है। अंशों को स्टॉक में बदलने पर सदस्यों के पास स्टॉक पूंजी का एक निश्चित भाग होता है, न कि अंशों की निश्चित संख्या। अंशों की निश्चित संख्या नहीं होती, फिर एक निश्चित भाग होता है, प्रतिशत में 5%, 10%, 20% जो भी होता है, वो कि इतना पूंजी का स्टॉक उसके पास में, अंशों का निश्चित संख्या नहीं। अंशों को स्टॉक में परिवर्तन करने से ये लाभ होगा कि फिर स्टॉक की कितनी भी राशि सदस्य किसी भी अन्य को ट्रांसफ़र कर सकता है। जब वो स्टॉक को परसेंटेज में कर लेगा कि इतने परसेंटेज का वो मालिक है एक तरीके से,
तो उसमें से वो कितनी भी राशि किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। अंशों वापस पढ़ लीजिए कि अंशों को स्टॉक में परिवर्तन करने से ये लाभ होगा कि फिर स्टॉक की कितनी भी राशि सदस्य किसी भी अन्य को ट्रांसफ़र कर सकता है। परिवर्तन के 1 माह के भीतर रजिस्ट्रार को सूचना भिजवा देनी चाहिए। सदस्यों के रजिस्टर में भी अब सदस्यों के नाम में स्टॉक की रकम दर्ज होगी, न कि अंशों की संख्या। अब सदस्यों के नाम के आगे जो अंश लिखे होते हैं कि भाई 5000 अंश, किसी के 7500 अंश, किसी के 3000 अंश, वो नहीं होंगे। अब होंगे स्टॉक कितना है, स्टॉक की अमाउंट लिखा हुआ होगा उनके सदस्य। तो अंशों को स्टॉक में परिवर्तन करने पर जनरल एंट्री क्या होती है, देखिए अंशों को स्टॉक में परिवर्तन करने पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक। शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो अगर उसको डेबिट कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी और नई चीज़ जो चालू हो जाएगी वो हो जाएगा इक्विटी स्टॉक। नरेशन हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स इनटू इक्विटी स्टॉक। स्टॉक को पुनः अंशों में परिवर्तन करना, मान लीजिए कि वापस कभी ऐसा हो कि स्टॉक को वापस अंशों में परिवर्तन करना हो, तो वो जस्ट अपोजिट एंट्री कर देंगे कि इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट, उसको खत्म कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार अंशों को स्टॉक में और स्टॉक को अंशों में परिवर्तन करने पर। अब लास्ट बात आती है इसमें अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। हम अंश पूंजी में परिवर्तन की बात पढ़ रहे हैं, जिससे कि किस किस प्रकार से ये आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना बनती है। उसमें नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम अंशों में परिवर्तन, जिसमें आपने पढ़ा कि नए अंशों के निर्गमन द्वारा वृद्धि, ये नंबर 2 अंशों का समेकन, नंबर 3 अंशों का उपविभाजन, नंबर 4 अंशों को स्टॉक में या स्टॉक को अंशों में बदलना, और नंबर 5 आता है अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। अनिर्गमित अंश क्या होते हैं? अनिर्गमित अंश आप सभी जानते हैं कि जो अथोराइज शेयर कैपिटल का वो भाग जो अभी तक जनता में निर्गमित नहीं किया गया है, उसको अनिर्गमित अंश बोलते हैं। जब कंपनी के पास आधिक्य व संचयों में बहुत ज़्यादा रकम संचित हो, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में हो जाती है, और कंपनी सोचती है कि अनिर्गमित अंशों को आगे निर्गमन की आवश्यकता नहीं है, तो कंपनी अनिर्गमित अंशों को रद्द करने का निश्चय कर सकती है। रद्द करने की कोई प्रविष्टि नहीं होगी, इसका प्रभाव केवल अथोराइज शेयर कैपिटल पर पड़ेगा। इसे अंश पूंजी की कटौती नहीं मानी जाती। मतलब अथोराइज शेयर कैपिटल पर पड़ेगा, इसलिए इसकी कोई एंट्री होगी नहीं, क्योंकि अथोराइज शेयर कैपिटल की कोई एंट्री नहीं होती है। आगे इशूड, सब्सक्राइब्ड, इनकी एंट्रीज होती हैं, लेकिन इसकी नहीं होती, इसलिए अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। तो ये 5 बातें हैं अंश पूंजी में परिवर्तन करके आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना किस प्रकार बनती है, और आगे और फिर जो दूसरी विधि है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।